दोस्तों, दुनिया भर में दुर्घटना तो आए दिन होते रहती है। उन्हीं में से कोई दुर्घटना ऐसा भी हो जाता है जो इतिहास का एक राज बन कर रह जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विमान दुर्घटना की जो पूरे दुनिया भर में अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस विमान के साथ, जिसके बारे में जानने के लिए लोग आज भी सोशल मीडिया पर लाखों में सर्च कर रहे हैं। रियो डी जनरियो यह एक ब्राजील के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है। 31 मई 2009 शाम को ठीक 7:29 में एक फ्लाइट पेरिस के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में कुल 12 कर्मी दल और 216 यात्रियां शामिल थे। विमान उड़ान भरने के बाद 2 से 3 घंटा तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलते रहा। उसके थोड़ी देर बाद ही अचानक से विमान से बातचीत का संपर्क टूट जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरलाइन कंपनी पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल से यदि अचानक किसी विमान का संपर्क टूट जाए तो यह एक दुर्घटना का संकेत माना जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयर कंपनी विमान के साथ दोबारा फिर से जुड़ने की पूरी कोशिश की, पर लाख कोशिश के बाद भी विमान से जुड़ नहीं पाई। 2-3 दिन तक विमान का कोई अता पता भी नहीं चलता है। फिर कड़ी जांच पड़ताल के बाद ब्राजीलियाई नौसेना ने घटना के 5 दिन के अंदर समुद्र से पहला बड़ा मलबा और 2 शव बरामद किए। लेकिन फ्रांस के ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी और एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी जांच में निरंतर लगे रहे, क्योंकि विमान का ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला था। सवाल आता है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स एक प्रकार का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है जो विमान में मौजूद सभी तरह के आवाज को रिकॉर्डिंग करती है। आवाज को इसलिए रिकॉर्डिंग किया जाता है ताकि यदि किसी कारणवश विमान में कभी कोई दुर्घटना होता है तो दुर्घटना के समय क्या सिचुएशन था, किस वजह से दुर्घटना हुआ और पायलट उस वक्त क्या क्या डिसीजन ले रहा था, यह सभी चीज को जाना जा सके। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 के ब्लैक बॉक्स को तलाश करने के लिए कई तरह के इंटरनेशनल एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन ने सहयोग किया। फ्रांस, ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट के अधिकारी आपस में मिल करके विभिन्न प्रकार के मशीनों द्वारा फ्लाइट को खोजना शुरू कर दिया। फ्रांस नेवी का सबमरीन, यूनाइटेड स्टेट का अंडर वाटर सर्च इक्विपमेंट और भी विभिन्न प्रकार के मशीनों द्वारा पता लगाया गया। कठिन प्रयास के बाद अंत में सभी मिलकर इस ब्लैक बॉक्स को 2 साल बाद यानी मई महीने के 2011 में ढूंढ निकाला। विमान के साथ क्या क्या हुआ था, कितना परेशानी झेलना पड़ा था उन मासूम यात्रियों को, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा उन पायलटों को, और कैसे और किस वजह से उड़ता हुआ एक विशाल एयरबस समुद्र में डूब गया। इसी ब्लैक बॉक्स को पाने के बाद सारा राज खुल गया। रिकॉर्डिंग में पाया गया कि पायलट ने कैबिन क्रू को चेतावनी दी कि वे अब अशांति वाले क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। अशांति वाले क्षेत्र यानी तूफानी क्षेत्र। इसी के 2 से 3 मिनट बाद विमान के बाहर ओला यानी बर्फ के टुकड़े विमान से टकराता हुआ आवाज पाया गया, और अत्यधिक ठंड के वजह से विमान के पिटोट ट्यूब में बर्फ जमना शुरू हो गया। अब सवाल आता है कि पिटोट ट्यूब क्या होता है? पिटोट ट्यूब विमान के बाहरी हिस्से में लगे एक ऐसा यंत्र होता है जो विमान की वायु की गति, विमान की ऊंचाई और विमान के दाब को पायलट और ऑटो पायलट को सही बताता है। और इसी पिटोट ट्यूब में बर्फ जमने की वजह से ऑटो पायलट और पायलट को हवा की सही जानकारी मिलना बंद हो गया, और पायलट विमान को अनजाने में और भी गलत दिशा में लेकर चला गया। इसी तूफान के चपेट में आकर विमान अपने अधिकतम ऊंचाई 38,000 फीट तक चढ़ गया। अंत में भ्रमित होकर पूरी कोशिश के बावजूद भी पायलट विमान को बचा नहीं पाया। पिटोट ट्यूब के गलत जानकारी की वजह से ऑटो पायलट बंद हो गया और विमान गिरना शुरू हो गया, और सभी कर्मी दल और यात्री की मौत हो गई। यह एयर फ्रांस फ्लाइट 447 का इतिहास का एक भयानक घटना थी, जिसमें तड़पते हुए 228 जान चले जाती हैं। पर दोस्तों, इस घटना को लेकर अब घबराने की बात बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ गई है, और जिन जिन गलतियों की वजह से इस दुर्घटना हुआ था उन सभी गलतियों को सुधार किया गया है, और अब का फ्लाइट बिल्कुल ही सेफ है। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक यूनिक कंटेंट के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।